रैंकिंग पीरियड एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के ज़रिए हम भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नीतिगत आयाम यानी पॉलिसी डायमेंशंस, और इसमें हम राष्ट्रीय बजट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे रैंकिंग पीरियड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हमारी एप्लीकेशन रैंकिंग पीरियड एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको सभी नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर अगर आप डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप टीचिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप रेलवे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आप ये वन टेस्ट महा पैकेज परचेज कर सकते हैं सिर्फ 499 रुपीज़ की कॉस्ट पे। तो इसमें ऐसा क्या है इस फीचर में? ये एक तरह से आपका सब्सक्रिप्शन पैकेज है, एक तरह से आप कह लो तो टेस्ट पास आपका एक तरह से सब्सक्रिप्शन पैकेज है, जिसे आप अगर 499 रुपीज़ की प्राइस पे परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको जैसे ही आप ये परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पे 3000 प्लस मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये 3000 प्लस आपके जो मॉक टेस्ट हैं ये लगभग इंडिया के जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, चाहे वो एसएससी के किसी भी आपकी पोस्ट आप ले लो, या फिर डिफेंस का आप कोई भी एग्जाम ले लो, या फिर टीचिंग के कोई भी एग्जाम ले लो, तो इन सभी के आपके यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे सिर्फ 499 रुपीज़ की कॉस्ट पे। तो ये एक तरह से क्या है, सब्सक्रिप्शन पैकेज है आपका। अगर आप ये परचेज करते हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उसके आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 ईयर की वैलिडिटी पे। ठीक है, तो इस टेस्ट पास फीचर की आपकी वैलिडिटी रहने वाली है 1 ईयर। इससे आपको कैसे परचेज करना है, तो इसे आप सिंपली आप हमारी वेबसाइट rankingpediaeducation.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आप बॉटम में देखेंगे तो टेस्ट पास आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं सिर्फ 499 रुपीज़ की प्राइस पे। तो चलिए उन क्वेश्चंस को देखते हैं जो राष्ट्रीय बजट से जुड़े हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे पूर्व में हम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के नाम से भी जानते थे। और ये देखिए आपका कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका यूपी ट्रिपल एस सी, आरआरबी और यूपी पीसीएस में ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया था, यह आपका पेश किया गया था आर के षणमुखम चेट्टी ने। और ये क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी जेई में पूछा गया था। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है, यह आपका किया गया था सन 1964 के बाद से। और ये आपका जो है क्वेश्चन ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर है, बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त परिभाषिक शब्द है, तो वो आपका है वार्षिक वित्तीय विवरण। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला भारतीय बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था, वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वह प्रस्तुत किया था सीडी देशमुख द्वारा। वो प्रस्तुत किया गया था आपका क्या, पहला भारतीय बजट 1952 में। और ये आपका क्वेश्चन एसएससी में सीजीएल का और सीएचएसएल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्न विधि का उपयोग किया जाता है, तो वह विधि आपकी है व्यय विधि। ये देखिए, तो कौन सी विधि है? ये व्यय विधि है। और ये आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, क्योंकि इसमें सम्मिलित होती है क्या? आपकी होती इसमें लिखा है पूंजी खपत भत्ता, यह आपका इसमें सम्मिलित होता है। और ये आपका यूडीए एलडीए में पूछा गया था एक क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी? तो वो आपकी थी 249.60। ये प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय थी सन 1947 में, जब अपना भारत देश आज़ाद हुआ था। और ये क्वेश्चन आपका कनिष्ठ सहायक में पूछा गया था। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी के नाम से जानते हैं, को घटकों में विभाजित किया गया है। को कितने घटकों में विभाजित किया गया है, मतलब डिवाइड किया गया है? उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। किसको? जीएसटी को। और ये आपका क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने डैश से स्वच्छ ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित किया है।
तो आपका प्रतिस्थापित किया है उसने जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से। ये क्वेश्चन आपका जो है यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है कि वो कब स्थापित किया गया था। वो आपका जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से 2017 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, एकीकृत कम लागत स्वच्छता आईएलसीएस योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो वह आपकी है 75% जो है सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है आईएलसीएस योजना के तहत गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। और ये क्वेश्चन आपका जो है यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में पूछा गया। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर जिसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब है। तो वो आपकी है 28%। वो उतने परसेंट मतलब स्लैब है आपकी जीएसटी से रिलेटेड। ये आपका लोअर एग्जाम में पूछा गया था शिफ्ट 2 के फेज में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाले सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली एचएस के लिए लाभकारी क्या चीज होती है। तो आपकी होती है सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण। और ये क्वेश्चन जो है आपका ये यूडीए एलडीए में पूछा गया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है किन किन राज्यों पर। तो वो है आपका राज्य सरकारों द्वारा इन सभी कृषि आयकर को लगाया जाता है अपने भारत देश में। ये आपका लोअर प्रथम में पूछा गया था क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है आपका, भारत में अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में क्या है। तो वो सेवा कर जो है वो अप्रत्यक्ष की श्रेणी में आता है आपका भारत देश में। और ये क्वेश्चन आपका जो है आबकारी सिपाही में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत में आयकर को कहा जा सकता है प्रत्यक्ष और प्रगामी। ये क्वेश्चन जो है आपका यूडीए एलडीए में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही, प्रत्याशित समग्र मांग एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड की गणना के लिए किन सूत्रों का उपयोग किया जाता है। तो वो आपका है सी बार प्लस आई बार प्लस सी और फिर यह कैपिटल वाई। ये आपका क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड पूछा गया था। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, माइक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं विश्लेषण में उपभोग फलन जिसे कंजप्शन फंक्शन इंग्लिश में कहते हैं कुल उपभोग और उसके बीच के संबंध का वर्णन करता है। तो वो आपका है सकल राष्ट्रीय आय। वो इससे पूरा मेल खा के आपका जो है इससे संबंध करके पूरा इसका वर्णन करता है कंजप्शन फंक्शन से आपका। और ये क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह उत्पादक चक्र क्या कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होता है। तो वह है आपका अल्पावधि उत्पादन जिसे हम इंग्लिश में शॉर्ट रन प्रोडक्शन भी कहते हैं। ये जो है आपका यह उत्पादन चक्र है जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होता है। ये आपका क्वेश्चन जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही, उत्पादन की सीमांत लागत किन अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। तो वो आपका है 1। एक मतलब एक जो है यहाँ पर एक अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु से वह संबंधित है। और ये क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वस्वामित्व वाले आगतों जिसे इनपुट्स कहते हैं आगतों को की लागत का अभिप्राय है। तो उसका अभिप्राय आपका अंत निहित लागत से जिसे इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। और यह क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। बाकी जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं अभी ये सारे मैक्सिमम जो है आरआरबी ग्रुप डी से ही पूछे गए हैं। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों जिसे इनपुट्स कहते हैं आगतों को और किसके बीच के मध्य का संबंध है। तो वह है आपका फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों का। इससे रिलेटेड आपका जो है इसका संबंध है आगतों और फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों का, जिससे संबंध है आपका फर्म का उत्पादन फलन के उपयोग में। और यह क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है। तो वो आपका है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि में आपका जो है समग्र मांग नहीं है, उसका भाग उसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं, समष्टि अर्थशास्त्रीय विश्लेषण जिसे माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस कहते हैं उसमें सीमांत बजट प्रवृत्ति जिसे एमपीएस दर्शाती है। तो वो आपका किसमें है, वो आपका है किसी व्यक्ति की आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी बजट में परिवर्तन करना। यह आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आय में एक इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत एक्स एंटी कंजप्शन में वृद्धि की दर कहलाती है।
तो वह आपकी दर है, इसको पहले हम इरेज कर देते हैं। और फिर ये क्वेश्चन था आपका, एक्स एंटी कंजप्शन में वृद्धि की दर क्या कहलाती है? तो वो आपका होगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। यह क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोक्ता मतलब कस्टमर होता है आपका, इंग्लिश में कहते हैं उसे, को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ उपयोगिता को कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है सीमांत उपयोगिता। यह क्वेश्चन आपको जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनीय लागत डिवाइडेड बाय उत्पादित उत्पादन की इकाइयाँ किसके बराबर होंगी? तो आपका निकल के आएगा औसत परिवर्तनीय लागत। जब हम अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनीय लागत को डिवाइड करेंगे उत्पादित उत्पादन की इकाइयाँ से, तो आपका औसत परिवर्तनीय लागत निकल के आएगा। और ये क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंधिमान वक्र की प्रवणता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो आपकी मापी जाती है प्रतिस्थापन की सीमांत दर द्वारा। ना आपकी जो है अंधिमान वक्र की प्रवणता मापी जाती है। और ये भी क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। चलिए ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो उस केस में तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव कब पड़ेगा? या औसत उत्पादन से कम हो जाएगा, ये प्रभाव पड़ेगा। मतलब उसकी जो औसत उत्पादन जो वैल्यू है, प्रोडक्शन वैल्यू है उसकी, वो कम हो जाएगी एवरेज से। और ये क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी में पूछा गया था। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता नहीं हो जाती तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा। तो वह आपका धनात्मक, मतलब वस्तु की सीमांत उपयोगिता अगर धनात्मक नहीं होती है तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा ही लेना पसंद करेगा। और ये क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी में ग्रुप डी में पूछा गया था। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। जब तक एमपी सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद एपी से अधिक रहता है तब तक औसत उत्पाद क्या होता है? वो आपका हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ना जारी रहता है उसका। और ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता दिए गए वस्तुओं की कीमतों, रुचियों और अंतिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है, को उस वस्तु को क्या कहते हैं? उसको हम मांग कहते हैं, मतलब डिमांड। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद किसके बराबर होता है? वो आपका होता है कुल उत्पाद डिवाइडेड बाय श्रम। वो आपका इसके बराबर होता है क्या? आपका औसत उत्पाद होता है कुल उत्पाद डिवाइडेड बाय श्रम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका आरआरबी ग्रुप डी में ज़्यादातर मतलब इसमें पूछा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत के योग को कहा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं औसत लागत। मतलब कितना लगा है, औसत मतलब एवरेज लगा है वो। और यह क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। या व्यवसाय चलाने के दौरान मजदूरी, किराया और सामान के लिए दूसरों को किया जाने वाला प्रत्यक्ष भुगतान है, तो वह आपका है सुनिश्चित लागत, जिसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं। यह भी क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कीमत जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है, तो वह आपकी होती है संतुलन कीमत के द्वारा। उसे संतुलन कीमत कहते हैं, मतलब एक बैलेंस्ड जो वैल्यू उसकी लगाई गई है वो उसे कहते हैं इंग्लिश में। और ये भी क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर पैमाना का प्रतिफल जिसे सीआरएस कहते हैं उत्पादन फलन की एक विशेषता है। यह तब तक होता है जब तक सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि के फलस्वरूप निर्गत निर्गत में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती रहती है। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि स्थिर पैमाने का प्रतिफल जिसे सीआरएस कहते हैं उस केस में उत्पादन फलन की विशेषता है। यह कब तक रहती है? ये सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि के फलस्वरूप निर्गत में भी उसी अनुपात में वृद्धि उसकी होती रहती है। यह भी क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका उत्पादन के 4 कारक है, वो आपके हैं भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अल्पकालीन औसत लागत
किसके बराबर होती है? तो आपकी होती है औसत परिवर्तीय लागत प्लस औसत नियत लागत के बराबर आपकी जो है ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही देखते हैं, उत्पाद के किन चरण में सीमांत उत्पाद का वक्र ऋणात्मक क्षेत्र में गमन करता है? तो आपका है चरण 2, मतलब स्टेज 2 में जो है इस उत्पाद का स्टेज 2 जो होगा वो सीमांत उत्पाद का वक्र ऋणात्मक क्षेत्र में गमन करेगा करके। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परिवर्ती निवेश की उत्पादन की प्रति इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे हम लोग परिभाषित करते हैं औसत उत्पाद को लेकर के। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तनशील होते हैं, तो आपके होते हैं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में। ये सभी आपके उत्पादन सभी कारक जो हैं परिवर्तनशील होते हैं दीर्घकालिक उत्पादन फलन में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ति वक्र जिसे सप्लाई कर्व भी कहते हैं, पर वह बिंदु जिस पर कोई फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है वह क्या कहलाती है? वह आपके कहलाती है ब्रेक इवन बिंदु। उसे ब्रेक इवन बिंदु कहते हैं। जो आपकी पूर्ति वक्र में एक वह बिंदु होती है जो कि सामान्य लाभ अर्जित करने में उसे कहा जाता है, उसे ब्रेक इवन बिंदु उसके नाम है। तो किन मांगों वक्र लोचदार होता है और उसमें क्या होने पर यह बेलोचदार होता है? तो आपका होता है सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर आपका जो है वह वक्र लोचदार होता है, और सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होने पर या बेलोचदार होता है। मतलब सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर या लोचदार होता है और सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होने पर या बेलोचदार होता है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज 2 में पूछा गया था। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजन कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है मांग की कीमत लोच। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह गुणक सिद्धांत जिसमें यह वर्णन किया जाता है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी ही समृद्धि होगी, तो वह आपका है कीन्शियन गुणक। उसे कीन्शियन गुणक कहते हैं क्योंकि सरकार इस पर ज़्यादा मतलब अधिक खर्च करती है और अर्थव्यवस्था भी उतनी समृद्धि से आगे बढ़ती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कीन्शियन गुणक इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका निवल मूल्य जिसे नेट वर्थ का सूत्र कहते हैं, वो आपका क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका सूत्र होता है निवल मूल्य का परिसंपत्तियां माइनस देयताएं। परिसंपत्तियां माइनस देयताएं, ये निवल मूल्य का जिसे नेट वर्थ कहते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है, उसका एक सूत्र होता है। और ये क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले इनपुट को क्या जाना जाता है? उसके हम लोग जानते हैं उत्पादन के घटक के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य को क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं यथार्थ प्रेरक। उसको हम लोग यथार्थ प्रेरक कहते हैं। किसी चर के नियोजित मूल्य के विपरीत वास्तविक उसके या साधित उसके मूल्य को हम लोग यथार्थ प्रेरक कहते हैं। और किन चीजों के कारण अल्पकालिक सीमांत लागत वक्र यू आकृति का होता है यानी यू शेप का मतलब क्या होता है? तो आपका ये होता है परिवर्तीय अनुपात के नियम, या आपके इनके कारण जो है अल्पकालिक सीमांत लागत वक्र यू होता है, यू शेप का होता है। अर्थशास्त्र में क्या एक वक्र होता है जो एक ग्राफ पर अंकित होने पर उन दो कारकों के सभी संयोजनों को दर्शाता है जो एक दिए गए आउटपुट का उत्पादन करते हैं? तो वो आपका है करेक्ट आंसर संयोजक। उसे संयोजक कहते हैं। संयोजक आपका एक अर्थशास्त्र में एक ऐसा वक्र होता है जो एक ग्राफ में अंकित होने पर दो कारकों के सभी संयोजकों को दर्शाता है जो एक दिए गए आउटपुट का उत्पादन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जब सभी इनपुट में अनुपातिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप आउटपुट में बड़े अनुपात में वृद्धि होती है तो उत्पादन फलन प्रदर्शित करता है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को। वह बढ़ते हुए प्रतिफल को प्रदर्शित करता है, ना कि घटते हुए। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा आपका, क्योंकि बहुत लोग घटते हुए भी टिक करके आ जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका है बढ़ते हुए, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को वो प्रदर्शित करता है। यह आपका क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज में पूछा गया था। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर इनपुट के प्रति इकाई आउटपुट के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर औसत उत्पाद को। औसत उत्पाद को यानी एवरेज जो प्रोडक्शन है उसका, उसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इकाई आउटपुट के रूप में उसको हम लोग डिफाइन करते हैं चर इनपुट के को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका,
खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? तो उसे हम लोग कहते हैं उपभोग वस्तुएं। जो उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर उसे हम लोग कहते हैं उपभोग वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। किसी वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग कहते हैं अंतिम सीमा मूल्य। जो गवर्नमेंट लगाती है, अक्सर आपने सुना होगा, अंतिम अंतिम सीमा मूल्य सरकार ने लगा दिया, तो ये वही है आपका। और ये क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं उपभोक्ता अधिशेष। उसे हम लोग उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता हो जाती है शून्य। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी क्या चीज़ अधिक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी कुल उपयोगिता, तो आपका सीमांत उपयोगिता उस वक्त जो है आपकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। गिफिन वस्तुओं का संबंध है किन चीज़ों से? तो आप उसका संबंध है आपका आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक मजबूत है। इस चीज़ से उसका रिलेशन है, वो काफ़ी मजबूत है आय प्रभाव प्रतिस्थापन के प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे किस रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं? उसे हम लोग व्यक्त करते हैं शुद्ध निवेश इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। उसे हम लोग शुद्ध निवेश इक्वल टू सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास, इस फॉर्मूले से हम लोग उसको व्यक्त कर। आपका एक और क्वेश्चन देखते हैं। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत के योग को जाना जाता है, तो सब लोग जानते हैं कुल लागत के रूप में। उसको हम लोग कुल लागत के रूप में जानते हैं। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत के किस नाम से जानी जाती है? तो उसे हम लोग जानते हैं औसत लागत के रूप में। ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे उपभोग की गई वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है, उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता को हम लोग ह्रासित हो जाती है। ये आपका करेक्ट आंसर है इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? वह आपकी थी अल्प विकसित और रुद्ध। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर आपकी जो इंडियन इकोनॉमी थी, भारतीय अर्थव्यवस्था थी, वो क्या थी? वो अल्प विकसित थी और रुद्ध थी। मतलब उतनी विकसित नहीं थी, उतनी डेवलप नहीं थी। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अर्थव्यवस्था के आकार साइज के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप है, वह आपका है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। मतलब जीडीपी के जरिए जो हम लोग हैं उसको प्रयुक्त माप देते हैं, किसको? अर्थव्यवस्था की साइज को। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद क्या था? वह आपका था 2.7 लाख करोड़। ये पूरा घरेलू उत्पाद था जो कि आज़ादी के वक्त भारत की का था, मतलब 2.7 लाख करोड़। वह कौन सा धन है जो किसी व्यक्ति की आय में से स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है? तो वह आपका है प्रयोज्य आय। उसे हम लोग प्रयोज्य आय कहते हैं। वह एक ऐसा धन है जो किसी व्यक्ति की आय में से स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। जब हम एनएनपी निविल राष्ट्रीय उत्पाद को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो हमें प्रति व्यक्ति आय उस चीज से प्राप्त होती है। जब हम लोग एनएनपी को किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें प्रति व्यक्ति आय निकल कर आती है आंसर के रूप में। और ये क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। साम्य राष्ट्रीय आय, जिसे इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम भी कहते हैं, वह तब होती है जब समग्र आपूर्ति किस चीज से होती है? वह आपकी होती है समग्र मांग के बराबर। जब वो हो जाती है तब आपकी जो है साम्य राष्ट्रीय आय उसके बराबर हो जाती है। तब होती है जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग के बराबर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक में क्या निरंतर वृद्धि होती है? तो आपकी होती है जीडीपी, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपका आरआरबी, एसएससी, यूडबलपी, एसएससी, यूपीपी मतलब उसमें पूछा गया है। इन सभी एग्जाम्स पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तभी इन सभी क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में आया है ये।
चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआर में पूछा गया है ये। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द ने किसको मतलब किस चीज इस शब्द को मतलब किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो वह आपका है राज्य कृष्ण। इसे राज्य कृष्ण नाम के व्यक्ति ने गढ़ा था हिंदू वृद्धि दर को, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में मतलब इंडियन इकोनॉमी में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में टाइमलाइन के रूप में से डिस्क्राइब किया जाता है या संदर्भित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है। वह क्षेत्र जो भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है वह है आपका तृतीयक क्षेत्र। मतलब तृतीयक जो क्षेत्र आपका है वह जीडीपी में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन कर देता है, मतलब सर्वाधिक योगदान देता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अवमूल्यन डिप्रेसिएशन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है, उससे हम लोग कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी को क्या कहते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है। तो यह इसका फॉर्मूला आपका है एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन, मूल्य ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था, तो वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था, पहली कोशिश करी थी राष्ट्रीय आय की गणना करने की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है ये, आरआरबी एनटीपीसी में। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक निश्चित अवधि के दौरान उसका क्या मूल्य होता है, उसका क्या कुल जो है मूल्य होता है, मतलब उसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाती है। तो एक देश के भीतर सभी तैयार वस्तुओं और दी गई सेवाओं में उसका पूरी कुल मूल्य निकल के आती है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है, उसे हम लोग कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी को हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत में राष्ट्रीय आय को किन चीजों के पदों में मापा जाता है, तो वह है आपका बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। उसे हम लोग बाजार मूल्य के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के पदों पर उसे मापते हैं, किसको, राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को। भारत की नेशनल इनकम को हम लोग बाजार मूल्य के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में के पदों पर मापते हैं। सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च आय स्रोत से अधिक होते हैं तो आय और व्यय के बीच अंतर को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं बजट घाटा। जब आय और व्यय के बीच अंतर आ रहा था ना, डिफरेंस आ रहा था आय और व्यय में, तो उससे हम लोग कहते हैं बजट घाटा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सन 2022 से 23 के सरकारी बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या थी, तो वो आपकी थी 9.2%। इतनी विकास दर थी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था की सन 2022 से 2023 के बीच। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत के वित्तीय बजट में शामिल क्या नहीं है, वह आपका साख नियंत्रण। साख नियंत्रण जो है आपका वह भारत के वित्तीय बजट में, फाइनेंशियल बजट में शामिल नहीं किया गया है और उसका नाम है साख नियंत्रण। अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष जिसे बजट सरप्लस कहते हैं, उसका क्या अर्थ होता है, उसका अर्थ है जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो जाए। जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो जाए तो उसे अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का अर्थ देते हैं, मतलब बजट सरप्लस उसे हम लोग कहते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। जब लोगों को बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और सार्वजनिक वस्तुओं को किसी भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त उपलब्ध कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सार्वजनिक व्यवस्था। उसे हम लोग सार्वजनिक व्यवस्था कहते हैं। वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था, यह आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक पहला भारतीय राज्य है जिसने वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने का पहला फैसला किया था। और ये क्वेश्चन आपका जो है आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय वर्ष से लंबित मतदान के हिस्से के लिए लोकसभा द्वारा किए गए अनुमानित व्यय के लिए अनुदान किसे कहा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं लेखानुदान। उसे हम लोग लेखानुदान कहते हैं। और ये आपका आरआरबी एनटीपीसी के स्टेज 1 में पूछा गया था 2016 में। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका।
केंद्रीय रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ प्रस्तावित विलय किस वर्ष में उसका किया गया था? उसका प्रस्तावित विलय किस वर्ष में किया गया था? वो आपका था वर्ष 2017 से 2018 के बीच उसका विलय किया गया था। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को संतुलित करने को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग कहते हैं सतत विकास। उसे हम लोग सतत विकास कहते हैं। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए संरक्षित करना, इन दोनों को बैलेंस करने को हम लोग सतत विकास कहते हैं। और आपका यूपीएसआई में पूछा गया था, आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? उससे हम लोग कहते हैं सकल कुल आय। उसे हम लोग क्या कहते हैं? सकल कुल आय उसे हम लोग कहते हैं। भारत में विकास मामलों पर निर्णय लेने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में गठन किसका किया गया था? उसका हम लोग किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था विचार विमर्श और निर्णय लेने के फैसलों पर विकास कार्यों को लेकर के भारत देश में। वह संकेतक जो आय की असमानता समानता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं गिनी गुणांक। जो आय की असमानता और समानता को मापने के लिए किया जाता है जिसका उपयोग, उसे हम लोग गिनी गुणांक कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण क्या होता है? वो आपका होता है सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि। उसे हम लोग सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि कहते हैं, जो कुल खर्च में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण होता है, एक महत्वपूर्ण रीजन होता है। ये आपका यूपीएसआई बैच में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर आप देख लीजिएगा। वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में सही कथन क्या था? किसी चुनाव वर्ष में बजट 2 बार पेश किया जा सकता है। पहली बार लेखानुदान प्राप्त करने हेतु कुछ महीनों के लिए और दूसरी बार पूरी तरह से उसे लागू करने के लिए। यह बात जो है वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में कही गई थी कि किसी चुनाव वर्ष में बजट 2 बार पेश किया जा सकता है। पहली बार लेखानुदान प्राप्त करने हेतु कुछ महीनों के लिए और दूसरी बार पूरी तरीके से उसे हम लोग पेश कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। वह बजट जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित होना चाहिए, वह है आपका शून्य आधारित बजट। वह है आपका क्या? शून्य आधारित बजट। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। रेल बजट के संदर्भ में सही कथन क्या है? पहला है आपका भारतीय रेल का बजट संसद में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और इसे अलग से निपटाया जाता है वर्ष 2015 तक। और दूसरा है इसमें लिखा हुआ है कि प्राप्ति और व्यय से जुड़ी राशि वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट में थोड़ी जाती है। और तीसरा इसमें लिखा हुआ है कि रेल की प्राप्तियां और व्यय भारत की समेकित निधि का हिस्सा है। तो ये 3 चीजें मेंशन करी गई हैं, इसमें लिखी गई हैं जो रेल बजट के संदर्भ में इसे 3 चीजों को 3 सही कथनों को इस्तेमाल करते हैं अपने इंडियन रेलवेज। इन 3 कथनों पर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई बैच में पूछा गया था। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। जो सब प्रकाशित करते हैं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। वह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा उसे प्रकाशित किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष जो उसको प्रकाशित करते हैं वह है आपका भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा उसे किया जाता है। जब आपका यूपीपी कॉम, यूपी ट्रिपल एस सी और राजस्व निरीक्षण में ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है, उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि के कारण। जनसंख्या वृद्धि जो पॉपुलेशन अचानक से इतनी तेजी से बढ़ रही है, उसके कारण प्रति व्यक्ति की आय धीरे धीरे कम होती जा रही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यूपीपी कॉमर्स ऑपरेटर में पूछा गया है। प्राथमिक घाटा को मापा जाता है किन चीजों से? उससे हम लोग मापा जाता है राजकोषीय घाटा से या ब्याज भुगतान से, उससे हम लोग मापते हैं। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो है आपका वो भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है, जहां से भारत की इकोनॉमी को एक मजबूती मिलती है, एक ताकत मिलती है। मेन कंट्रीब्यूशन है ये
भारत की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणी की पहचान की है। वह श्रेणी कौन सी है? वह श्रेणी है आय निर्धनता और मानव निर्धनता। वह श्रेणी आपकी आय निर्धनता और मानव निर्धनता। यूपीपीसीएस में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया है कि वह किन श्रेणी में आएगा। तो आपका आएगा दो श्रेणियों में, आय निर्धनता और मानव निर्धनता। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत सरकार की न्यूनतम आय का स्रोत है, उसका स्रोत है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क में भारत सरकार की न्यूनतम आय का स्रोत है सीमा शुल्क में। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। केंद्रीय सरकार की पूंजी बजट प्राप्तियों का अव्यय नहीं है किन चीजों में? कर प्राप्तियां में उसका अव्यय नहीं है भारतीय सरकार का पूंजी बजट प्राप्तियों को लेकर के। और ये आपका यूपीपीएससी में पूछा गया है क्वेश्चन। आर्थिक क्रिया किस चीज में नहीं है? तो वो आपकी है स्वैच्छिक समाज सेवा। स्वैच्छिक समाज सेवा में आर्थिक क्रिया नहीं करी जाती है। और ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। बीते हुए 90 के दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम दर क्या थी? वह थी वर्ष 1996 से 1997 के बीच सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अधिकतम दर थी, मतलब एक पीक पर वह परसेंटेज पहुंच गई थी 90 के दशक में। और वह सन था आपका 1996 से लेकर के 1997। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय वर्ष 2004 से 2005 में सबसे कम क्या थी? तो वह थी बिहार राज्य में। और वह वर्ष 2022 से 23 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय गोवा 5,02,425 रुपए, जबकि न्यूनतम जो थी वह प्रति व्यक्ति आय बिहार में 47,541 रुपए की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। इस समय 2015 से भारत की आय के अनुमान हेतु आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। वो आपका सन 2011 से लेकर 12 तक प्रयुक्त हो रहा है वही चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बजट में सर्वाधिक योगदान क्या करता है? वो आपका है घरेलू क्षेत्र। जो घरेलू क्षेत्र है वो सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन करता है, योगदान करता है भारत के बजट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है, वह है योजना आयोग, जिसे वर्तमान में नीति आयोग नोडल एजेंसी का नाम दे दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूपीपीसीएस में पूछा गया है प्री में। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा की थी किसने? वह थे आपके केलकर कमेटी ने। केलकर कमेटी ने धारा 88 के अधिनियमों के तहत छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। यूपीपीसीएस मेंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया है, वह किया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। प्रथम मापन राष्ट्रीय आय का किया गया था, नेशनल इनकम का। आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से, शुरुआत से मतलब भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का कितना हिस्सा रहा है? वह पहले बढ़ा और फिर कम हो गया, मतलब स्लाइटली डिक्रीज हुआ है, मतलब इंक्रीज नहीं हुआ है। पहले बढ़ा था लेकिन अब वो जो है करंट में कम हो गया है। यूपीपीएस में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा गया है। मार्केट मैप का परिमाण उसके जीडीपी से अधिक है, वह है आपका यूएसए की वजह से। वह यूएसए की वजह से मार्केट कैपिटल जो है उसका परिणाम जीडीपी से अधिक है। जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है, इसी वजह से उसकी भागीदारी कम है किसकी? जीएनपी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में पूछा गया है। राष्ट्र की संपदा में शामिल क्या नहीं किया जाता है? वह आपकी मुद्रा पूर्ति। जो मुद्रा पूर्ति है वह राष्ट्र की संपदा में शामिल उसे नहीं करते हैं, उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपीपीएससी में पीसीएस में पूछा गया है। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाएं तो वास्तविक आय कितनी हो जाएगी? वह अपरिवर्तित परिवर्तित रहेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मतलब अपरिवर्तित मतलब परिवर्तन उसमें नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसी की वैसी रहेगी। भारत में 2009 से 2010 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय जीडीपी के प्रतिशत के रूप में क्या था? वह था 1.09%।
जीडीपी का प्रतिशत था वर्ष 2022 से 23 में, वही प्रतिशत 2.1 बढ़ हो गया, मतलब इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। मतलब पहले कितना था, 1.09, और अब वह 22 से 23 वर्ष में 2.1% हो गया। क्या हो गया, लोक व्यय जीडीपी का प्रतिशत हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपी आर ओ में पूछा गया है प्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अनुसार, 1972 के अनुसार ग्रेचुटी भुगतान की अधिकतम सीमा क्या है, वह है 10 लाख रुपए, और वर्तमान में उसे बढ़ा करके दोगुना कर दिया गया है 20 लाख रुपए। ग्रेचुटी भुगतान की अधिकतम सीमा है 10 लाख रुपए, लेकिन अब वह बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है, दोगुना कर दिया गया है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है, वह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। वह कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार बना हुआ है, एक बेस बना हुआ है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक समवृद्धि दर प्राप्त की थी कौन से वर्ष में, 2006 से 2007 में भारत ने सर्वाधिक समवृद्धि दर प्राप्त करी थी अपनी इकोनॉमी में, अपनी इंडियन इकोनॉमी में, भारतीय अर्थव्यवस्था में। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड प्रयोग नहीं किया जा सकता है पते का प्रमाण में, पते वाले प्रमाण में पैन कार्ड को हम लोग उसका प्रयोग उस पर नहीं करते हैं, पैन कार्ड को। और ये यूपी पीसीएस में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समानांतर अर्थव्यवस्था किसके कारण आगे बढ़ती है, मतलब उभरती है, कर वंचन, कर वंचन के कारण जो है समानांतर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है और उभरती है, और उभरती चली जाती है, धीरे धीरे इंक्रीज करती जाती है। ये एसएससी जेई सिविल में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिससे खपत व्यय में वृद्धि होगी वह किसके रूप में जाना जाता है, वह है आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के रूप में उसे हम लोग जानते हैं। ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है क्वेश्चन ये। उपादान भुगतान प्रवाह का कोड राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनता है, वह है आपका आय वितरण कोड। आय वितरण कोड जो है आपका, वह कोड राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का एक बेस बना हुआ है, जिसके जरिए हम लोग उसका मतलब उत्पादन भुगतान प्रवाह का मतलब कोड राष्ट्रीय आय कहते हैं, जिसका अभी तक एक बेस बना हुआ है आय वितरण कोड की वजह के कारण। और ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बजट करते हैं, तो वह दिया था डेविड रिकॉर्डो ने। और डेविड रिकॉर्डो ने दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक जो है बचत करते हैं, मतलब पैसा बचाते हैं, तो वह डेविड रिकॉर्डो ने ही करा दिया था मतलब। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजन में टीयर 1 में पूछा गया है। टपकन सिद्धांत, आप मात्रीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नजरअंदाज करता है, तो वह है आपका आय वितरण। आय वितरण में जो है आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को लेकर के टपकन सिद्धांत को नजरअंदाज किया जाता है। वैयक्तिक आयकरों की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है क्या, यह आपका वैयक्तिक आय। ये वैयक्तिक आय जो है आपकी, ये कुल आय से इसे निरूपित करते हैं, मतलब इसको उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न मदों में बाजार मूल्य पर एनएनपी में से घटाया जाएगा क्या, वो है आपका निवल अप्रत्यक्ष कर। निवल अप्रत्यक्ष कर जो है आपका, वह राष्ट्रीय आय की गणना में इन मदों में बाजार मूल्य पर एनएनपी से उसे डिक्रीज कर देंगे, उसे घटा देंगे, उसे कम कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 और एसएससी जेई में पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है, वो आपका करता है जीडीपी मूल्य ह्रास। क्या अच्छा निरूपण करता है, जीडीपी मूल्य ह्रास एनडीपी की अवधारणा में सबसे अच्छा जो है निरूपण करता है, जीडीपी मूल्य ह्रास। एसएससी सीएचएसएल एमटीएस इन सब में पूछा गया है, मतलब एसएससी के बाकी जितने कैटेगरीज आती है एग्जामिनेशन में उन सब में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा गया है। सन 1950 से 1951 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत था, वह था आपका 11.8, 11.8% हुआ था औद्योगिक क्षेत्र का योगदान, कंट्रीब्यूशन।
राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आर्थिक विकास और उत्पादकता की अधिक सटीक माप करने में सहायता करता है कि मदद करता है। क्या राष्ट्रीय आय लेखांकन में आखिरी और मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच अंतर का महत्वपूर्ण जो अंतर करता है, डिफरेंस लाता है, वह है आर्थिक विकास और उत्पादकता की आर्थिक सटीक माप करने में मदद करता है वह। और एसएससी एमटीएस और हवलदार में क्वेश्चन ये पूछा गया है। या राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि का उचित रूप से कथित घटक नहीं है, वह है आपका निर्यात और आयात व्यय। राष्ट्रीय आय का व्यापक संकीर्ण अवधारणाओं का सही क्रम है, वह क्रम है आपका कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और फिर कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, और फिर वैयक्तिक आय, और फिर वैयक्तिक प्रयोज्य आय। तो ये इसका सही क्रम है। किसका? राष्ट्रीय आय के व्यापक संकीर्ण अवधारणाओं का ये सही क्रम है कि पहले आपका कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद आएगा, फिर आपका कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद आएगा, फिर आपका वैयक्तिक आय आएगा, और फिर आपका आखिरी में वैयक्तिक प्रयोज्य आय आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में पूछा गया है। इनके क्रम के अकॉर्डिंग बताया गया है ये कि मतलब पहले क्या आएगा और लास्ट तक मतलब एक सीक्वेंस वाइज क्या क्या चीजें आएंगी। राष्ट्रीय आय से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। निवल आर्थिक कल्याण एनईडब्ल्यू की गणना करते समय निम्न मदों में जीएनपी में से क्या घटाया रहता है? तो वह आपका शहरी जीवन की भीड़ के समायोजन, जो शहरी जीवन है उसकी भीड़ के समायोजन को उससे हम लोग घटाते हैं, उससे डिफरेंस करते हैं, उससे हटा देते हैं वहां से। ये आपका एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एनईडब्ल्यू से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमपी और जीएनपी में से किसे घटाने पर हमें एमपी पर जीडीपी प्राप्त होती है? तो वह है विदेश से निवल कारक आय। जब हम लोग विदेश से निवल कारक आय घटाएंगे एमपी पर जीएनपी में से, जब विदेश से निवल कारक आय घटाएंगे हम लोग, तो हमें रिजल्ट में एमपी जीडीपी के रूप में प्राप्त होगी। समष्टि आर्थिक प्रदर्शन का सबसे सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला संकेतक है, वह आपका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धन का योग करें तो हमें एक वर्ष में उत्पादित वस्तु व सेवाओं की कुल मात्रा के मूल्य का माप मिलता है। यह अनुमान कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है और उससे रिलेटेड मतलब क्वेश्चन क्या बना सकते हैं वो, तो आपको ये पता होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। आटों में गेहूं का मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय के मापन की किस विधि का एक भाग है? तो वह है मूल्य वर्धित। वह मूल्य वर्धित विधि का एक भाग है राष्ट्रीय आय के मापन के लिए, को नापने के लिए मतलब। और ये एसएससी सीएचएस टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीडीपी अपस्फीति कारक, जीडीपी जिसे डिफ्लेटर भी कहते हैं, उससे मतलब किस चीज से मतलब उसका नाम दिया गया है, उसे हम लोग सांकेतिक जीडीपी या फिर वास्तविक जीडीपी भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय जीडीपी इंटू 100। मतलब ये मतलब कहते क्या मतलब उसका एक मेन ये फॉर्मूला ही है इस चीज का कि जीडीपी अपस्फीति कारक, जीडीपी डिफ्लेटर, मतलब उसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है, उसे सांकेतिक, उसको निकालने के लिए हम लोग सांकेतिक जीडीपी में डिवाइड करेंगे वास्तविक जीडीपी को, और फिर इसको इंटू 100 कर देंगे, तो आपका जो है जीडीपी डिफ्लेटर निकल के आ जाएगा। ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला है, और ये एसएससी सीजीएल टीयर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 2022 की स्थिति के अनुसार भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। नाम मात्र जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी द्वारा क्या मापा गया है? तो उसके अनुसार भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसने अभी जल्दी ही ब्रिटेन जैसे राज्य को पीछे किया है, जो 5वें पर था अब वह 6ठे पर आ गया, और भारत जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी बन गया है 2022 सन से। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है टीयर 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन निष्क्रिय का आय वेग किसके बराबर होता है? वह शून्य के बराबर होता है। जो निष्क्रिय का आय वेग होता है वह शून्य के बराबर होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश में जीवन स्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न मापदंड क्या होते हैं? वह होते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय जो है
वह जीवन स्तर का मापन करने के लिए मापदंड होते हैं। मतलब इसके जरिए, प्रति व्यक्ति आय के जरिए हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ की मतलब वहाँ का जीवन, उस देश का जीवन स्तर कैसा है, लाइफ कैसी है वहाँ की। तो प्रति व्यक्ति आय के जरिए ही हम लोग मतलब वो देखते हैं। अगर जितनी अच्छी होगी वहाँ की लाइफ, उतनी ज़्यादा अच्छी होगी उस देश की, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट कंट्री होगी, वो डेवलप्ड कंट्री होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा गया है। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित अवधि के दौरान राज्य की सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के एक मौद्रिक संदर्भ में एक उपाय के रूप में परिभाषित किया गया है जीएसडीपी को। ये जीटीपी का मतलब एडवांस वर्जन, जीएसडीपी में इसे हम मतलब परिभाषित किया गया है। एसएससी जेई सिविल में पूछा गया है क्वेश्चन। विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड क्या है? वह है प्रति व्यक्ति आय। जैसे हमने पिछले भी क्वेश्चन में देखा, प्रति व्यक्ति आय से हम लोग कंट्री की मतलब उसकी डेवलपमेंट रेट पता कर सकते हैं। मतलब ये कुछ मापदंड होते हैं इंपॉर्टेंट, इससे हम लोग वहाँ के उस देश का जीवन स्तर पता कर सकते हैं कि मतलब किस तरह, किस लेवल का है, लो क्वालिटी का है कि हाई क्वालिटी का है। वैसे यहाँ पर भी वर्ल्ड बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य मापदंड भी प्रति व्यक्ति आय है। वर्ल्ड बैंक भी इस हिसाब से देखता है कि मतलब किस देश को पैसा दें या ना दे, उसकी प्रति व्यक्ति आय को देख करके ही वो डिसाइड करता है, वो फैसला करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा गया है शिफ्ट 2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होता है। तो जीवीए का पूर्ण स्वरूप क्या है? तो जीवीए को हम लोग कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए का फुल फॉर्म है ग्रॉस वैल्यू एडेड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं राजगामित्व। उसे हम लोग कहते हैं राजगामित्व। जो राज्य की आय से मतलब उसमें कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से जो उत्पन्न जो होती है मतलब संपत्ति, उसे राजगामित्व कहते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। यह अवधारणा बताती है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। तो वह है आपका सकल राष्ट्रीय खुशहाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है। आय विधि, व्यय विधि और तीसरी है आपकी उत्पाद मूल्य या उत्पाद या फिर मूल्य वर्धित विधि। इन 3 विधियों के जरिए हम लोग उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य की गणना करते हैं। इन 3 विधियों के जरिए वह है आपकी पहली आय विधि, व्यय विधि और तीसरी आपकी उत्पाद या फिर मूल्य वर्धित विधि। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। औसत आय को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। इसे हम लोग औसत आय के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, एमटीएस एसएससी, फिर सीजीएल के टीयर 1 में और फिर ऐसे टीयर 1 में एक और टाइम पर पूछा गया है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औसत आय को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय उसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? वह कुल आय कहलाती है। वह क्या कहलाती है? देश के सभी निवासियों की आय कुल आय कहलाती है। एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएनपी का क्या अर्थ है? तो जीएनपी का अर्थ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम लोग हिंदी में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनियों द्वारा की गई उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है? वह है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। सकल घरेलू उत्पाद में जब वृद्धि होगी तब कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव पड़ेगा उस पर। और एसएससी सीजीएल टीयर 1 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर अप्रत्यक्ष कर माइनस उत्पाद वह क्या बराबर होता है? वह राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। जब अप्रत्यक्ष कर में से हम उत्पाद उपदान को मतलब माइनस करेंगे तो राष्ट्रीय आय आपका निकल के आएगा। और ये आपका एसएससी जेई में पूछा गया था क्वेश्चन ये। वैयक्तिक प्रयोज्य आय, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग वैयक्तिक आय, फिर वैयक्तिक कर, फिर अदायगी और फिर गैर कर अदायगी, या इस हिसाब से इसे मतलब हम लोग एक ही करके मतलब फॉर्मेट में निकल के आती है कि वैयक्तिक प्रयोज्य आय, वैयक्तिक आय पहले निकालेंगे, फिर वैयक्तिक कर अदायगी निकालेंगे और फिर आखिरी में गैर कर अदायगी निकालेंगे। फिर आपका इससे जो है वैयक्तिक प्रयोज्य आय निकल के आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एसएससी के सारे फेस में पूछा गया है। जेई हो गया आपका, या फिर सीजीएल आपका हो गया, या सीएचएसएल हो गया आपका, या फिर जेई के मतलब इस टाइम में हो गया, मतलब ये पूछा गया क्वेश्चन ये। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, इसे हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय आय अवितरित लाभ परिवारों द्वारा की गई निवल ब्याज आद आदियगी निगम पर कर प्लस सरकार और फर्मों से परिवारों को की गई अंतरण अदायगी कहलाती है। आपकी कहलाती है वैयक्तिक आय, उससे हम लोग वैयक्तिक आय कहते हैं। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उत्पादन का योग देता है सकल घरेलू उत्पाद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एसएससी जेई मैकेनिकल में पूछा गया है। राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न गणना नहीं की जाती है, तो वह गणना आपकी किस चीज की नहीं की जाती है? गृहिणी की सेवाएं की, गृहिणियों की सेवाओं की, उसे उसकी गणना हम लोग नहीं करते राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जेई सिविल में पूछा गया है कि किन चीजों की गणना नहीं की जाती है राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए, मतलब राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए किन चीजों की गणना, किन चीजों का मतलब काउंट नहीं किया जाता है, तो वह है गृहिणी की सेवाएं। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री हैं, वह है वीके आरवी राव। वीके आरवी राव जो है आपके पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करी थी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जेई सिविल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मध्यवर्ती वस्तु से आशय है पुनर्विक्रय या अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेची जाने वाली वस्तु। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय वर्ष जिसे फिस्कल ईयर भी कहते हैं वह क्या होता है? वह सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि को दर्शाने वाला एक वर्ष होता है, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है अपना वित्तीय जो है रिपोर्टिंग अवधि, एक टाइमलाइन होती है अपना पूरा, मतलब उसमें वित्तीय रिपोर्टिंग देती है पूरी मतलब पब्लिक को कि उसका मतलब क्या सिचुएशन रही है, मतलब कैसा क्या उसने देश के लिए किया है, पूरी फाइनेंशियल मतलब प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी चीज़ें उसमें, सारे मुद्दे से रिलेटेड उसमें वित्तीय जो चीज़ें होती है उसकी रिपोर्टिंग बना करके वो पूरे मीडिया के जरिए वो देश को प्रस्तुत करती है सरकार। उसी साल को फिस्कल ईयर कहते हैं, वित्तीय वर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस हवलदार में पूछा गया क्वेश्चन आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का सबसे सही अनुमान क्या है? वह है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो है सबसे सही अनुमान है कुल ऋण का जो सरकार उसे लेती है, मतलब कुल ऋण के तौर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, वर्ष 2023 से 24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपए की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है, कितना लिया गया है? वो 15 पैसे कॉरपोरेशन टैक्स 1 रुपए की प्राप्ति में लिया गया है, 15 पैसे है वह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार की राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण क्या है? वह है सरकार द्वारा संग्रहित जीएसटी। सरकार द्वारा संग्रहित जीएसटी जो है वह राजस्व की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है सरकार की राजस्व प्राप्ति का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्न राज्य ने अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के एक भाग के रूप में मार्च 2022 में पहली बार चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया। वह था आपका मध्य प्रदेश राज्य। मध्य प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य था जिसने मार्च 2022 में, सन 2022 में मार्च महीने में चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया था। चाइल्ड से रिलेटेड में छोटे बच्चों से रिलेटेड जो है अपना बजट प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष जिसे एनआईआईएफ भी कहते हैं नामक भारत के पहले संप्रभु धन कोष की घोषणा की गई थी। वह थी सन 2015 से 16 के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनआईआईएफ नामक भारत के पहले संप्रभु धन कोष की घोषणा कब करी गई थी, वह कौन सा सन था? तो वह था सन 2015 से 16 के बीच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया था क्वेश्चन। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2022 से 24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपनाया है, जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें सप्त ऋषि कहा जाता है, जिन्हें सप्त ऋषि का नाम दिया गया है। इस एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत सरकार ने एफआरबीएम राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम लागू किया है। वह आपका ईयर था 2004 से 5 के बीच, मतलब
भारत सरकार ने 2004 से 5 के बीच FRBM जो है अधिनियम लागू किया था। FRBM मतलब राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि सन 2004 से 5 के बीच भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने FRBM को, जैसे अधिनियम को लागू किया था, मतलब पूरे देश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CHSL Tier 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्न मद में सरकारी बजट के गैर योजनागत राजस्व व्यय का हिस्सा क्या नहीं है? वह है आपका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता। यह चीज गैर योजनागत तरीके से राजस्व व्यय का हिस्सा नहीं है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता को मतलब देना, यह उनके लिए नहीं है। ये SSC CHSL Tier 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं आपका। सरकारी बजट के स्थायित्वकारी कार्य में मुख्य रूप से क्या चीज शामिल होती है? तो वह है मांग को बढ़ाने या घटाने के लिए हस्तक्षेप, मतलब उसको सिग्नेचर चाहिए होते हैं। मांग को मतलब बढ़ाना है या घटाना है, उस चीज से रिलेटेड इसमें, इस चीज में मतलब स्थायित्वकारी कार्य में मुख्य रूप से इस चीजों को शामिल किया रहता है कि मतलब साइन मांगते हैं वो कि मतलब मांग को बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, इस चीज से रिलेटेड। ये करेक्ट आंसर होगा इसका। स्थायित्वकारी कार्य में मुख्य रूप से इस चीज को शामिल करने के लिए सरकारी बजट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CHSL Tier 1 में क्वेश्चन है, पूछा गया है। चलिए ऐसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा केंद्रीय बजट में की गई थी। वह सन था आपका 2021 से 22 में, मतलब 2021 से 22 सन में केंद्रीय बजट में स्वस्थ भारत योजना की घोषणा करी गई थी, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत। SSC सीजन में क्वेश्चन पूछा गया Tier 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत सरकार ने पहली बार अपने वक्तव्य में बजटीय आवंटन की लैंगिक संवेदनशीलता को शामिल किया। वह था आपका सन 2005 से 6 के बीच। सन 2005 से 6 के बीच भारत सरकार ने अपने वक्तव्य में बजटीय आवंटन की लैंगिक संवेदनशीलता को शामिल किया गया था। तो वह था सन 2005 से 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सरकारी बजट के कार्यों में से एक है, वह है आपका आय और संपत्ति का पुनर्वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। केंद्रीय बजट 2023 से 24 में भारत सरकार ने किस योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? वह है गोवर्धन। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, का फैसला किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका SSC CHSL में पूछा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार की प्राप्तियों और भुगतानों को दर्शाता है। वह है आकस्मिक निधि, लोक लेखा और संचित निधि। इन चीजों को दर्शाता है आकस्मिक निधि, लोक लेखा और संचित निधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC MTS या फिर हवलदार में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। पूंजी बजट का एक घटक है, वह है गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। पूंजी बजट का एक ये घटक है, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत का केंद्रीय बजट सर्वाधिक बार प्रस्तुत किया गया है, तो उसे प्रस्तुत किया गया था सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई ने। जो भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने सबसे ज्यादा बार केंद्रीय बजट को प्रस्तुत किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने सबसे ज्यादा भारत का जो केंद्रीय बजट था उसे प्रस्तुत किया था? तो वह थे भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। SSC MTS में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में परिवर्तन होगा, 100% बढ़ जाएगा। वह कितना बढ़ जाएगा? अगर इसका परिवर्तन हो जाता है तो वह 100% बढ़ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC CHSL Tier 1 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? वह थे RK षणमुखम चेट्टी। RK षणमुखम चेट्टी जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर थे स्वतंत्र भारत के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC MTS में पूछा गया है। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा, क्या चीज वृद्धि नहीं करेगा राष्ट्र की संपत्ति में? सब्सिडी के रूप में करों का पुनर्वितरण करके। अगर सरकार सब्सिडी के रूप में करों का पुनर्वितरण कर दे तो वह राष्ट्र की संपत्ति में कोई वृद्धि नहीं देगा, उतनी वृद्धि रहेगी, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC 10+2 CHSL में पूछा गया है।
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण के मार्गदर्शन में तैयार क्या किया जाता है? वह है मुख्य आर्थिक सलाहकार। जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है, जो प्रधानमंत्री को डायरेक्ट रिपोर्टिंग करता है, सलाह देता है आर्थिक चीज़ों से रिलेटेड, वही भारत का आर्थिक सर्वेक्षण के मार्गदर्शन में उसको तैयार किया जाता है, उसको तैयार किया गया था। मुख्य आर्थिक सलाहकार वो होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी, एमटीएस और सीजीएल टीआर में पूछा गया है क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। राजस्व प्राप्तियां और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, जिसे एनडीसीआर कहते हैं, कि योग और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है राजकोषीय घाटा। राजस्व प्राप्ति और एनडीसीआर के योग में जो डिफरेंस निकल के आता है उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को किस प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है? वह कर राजस्व को के प्रवाह को के बहाव को बैलेंस करने में, रोकने में, कंट्रोल करने में मदद करती है। किसी भी देश के सरकार की कर वो होता है कर राजस्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही। राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से किन के विचारों पर आधारित है? वह जॉन मेनार्ड कीन्स के आधारों के विचारों पर आधारित है। वह थे जॉन मेनार्ड कीन्स। या उस समय होता है जब मौजूदा खर्च मानक संचालन के माध्यम से प्राप्त आय से अधिक होता है, तो वह है बजट घाटा। बजट घाटा के जरिए मौजूदा खर्च जो है मानक संचालन के माध्यम से प्राप्त आय से अधिक हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एसएससी स्टेनोग्राफर और एसएससी सीजीएल टीआर उनमें क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। वही चीज राजकीय राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? जब सरकार के कुल राजस्व में और कुल उसके व्यय के बीच जो डिफरेंस निकल के आता है, कुल राजस्व माइनस कुल व्यय, वही होता है राजकोषीय घाटा, जो सरकार उठाती है फिर, जो निकल के इसमें आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी और एमटीएस में पूछा गया है। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस सन में प्रस्तुत किया गया था? तो वह सन था 1950 से 51 के बीच। मतलब सन 1950 से 51 के बीच, आजादी के ठीक 3 साल बाद भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था पार्लियामेंट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एसएससी जीडी और सीजीएल में पूछा गया था। जब सरकार करों को कम करती है और सरकारी व्यय को बढ़ाती है, तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति को क्या कहते हैं? उसे विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहते हैं। जब किसी भी नीति को, मतलब उसमें कुछ चीजें कम लग रही हो, उसे बढ़ा दिया गया हो सरकार द्वारा, उसमें बढ़ोतरी कर दी गई हो, तो उससे उस प्रकार की राजकोषीय नीति को, राजकोषीय नीति में जब उसे बढ़ाया जाता है, मतलब उस चीज में, तो उसे विस्तारवादी राजकोषीय नीति, फिर उसे जब उसे एडवांस कर देते हैं उसे बढ़ा करके, तो उसे नया नाम दिया गया है, जिसका नाम है विस्तारवादी राजकोषीय नीति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सरकार द्वारा ऋण का भुगतान का एक उदाहरण क्या है? वह है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय जो है वह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है सरकार द्वारा ऋण का भुगतान करने के लिए। सरकार बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है, उसका असर क्या होगा? उसका असर किन पर पड़ेगा? उनका असर पड़ेगा ब्याज दरों पर, ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा। जो ब्याज दरें हैं भारत की, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, प्रेशराइज किया जाएगा उन्हें, दबाव डाला जाएगा उन पर, कि वह सरकारी बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार ले रही हैं, इसीलिए उन इससे ये असर पड़ता है उन सभी चीज़ों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। सरकार के विकास खर्चे में किसकी गिनती नहीं की जाती है? वह है सुरक्षा संबंधी खर्चे। जो डिफेंस से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, उन पर विकास खर्चे में उनकी गिनती नहीं की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत में शून्य आधारित बजट पहली बार प्रयोग किया गया था। वह प्रयोग किया गया था 1987 में। वह सन 1987 में प्रयोग किया गया था भारत का पहला शून्य आधारित बजट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भारत का पहला शून्य आधारित बजट कब, किस सन में मतलब प्रयोग किया गया था, इस्तेमाल में लाया गया था? तो वह था सन 1987। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जेई सिविल में पूछा गया था। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार क्या है? वह उसकी जिम्मेदार है आर्थिक मामलों के विभाग। इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी आर्थिक मामलों के विभाग के ऊपर रहती है कि बजट की मतलब तैयारी कैसे करनी है केंद्रीय बजट की, और उसको कैसे प्रस्तुत करना है मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने। तो वह आर्थिक मामलों के विभाग का काम रहता है, वो जिसमें मैनेजर्स होते हैं उसका उनका काम रहता है वो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जेई सिविल में पूछा गया है। चलिए ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका।
केंद्रीय बजट 2019 से 20 में, जिसे यूनियन बजट 2019-20 कहते हैं, उसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था कब तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाली है? तो वह है आपका सन 2024 से 25। मतलब अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो सन 2025 चल रहा है और वह 5 ट्रिलियन तो क्रॉस कर चुकी है अपनी इंडिया की अर्थव्यवस्था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचएससी जेईई सिविल में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय का अंग नहीं है, तो वह है विद्युतीकरण पर खर्च। जो बिजली से रिलेटेड जो खर्च होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो खर्च निकल के आते हैं, वह केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय का अंग नहीं है, उसे उसका हिस्सा नहीं मानते हैं। किसे नहीं मानते हैं? विद्युतीकरण के खर्च पर, के खर्चे पर उसको, मतलब उसका, उस गैर योजना व्यय का उसे हिस्सा नहीं मानते, उसे हिस्सा नहीं मानते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जेई में पूछा गया था कि सरकारी सरकारी चीज में, केंद्र सरकार की चीज में गैर योजना व्यय का किस चीज का, मतलब उसमें किस चीज को अंग, उसका हिस्सा नहीं मानते हैं, तो वह है विद्युतीकरण पर खर्च। चलिए ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बजट में घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? वह है राजकोषीय घाटा। जो राजकोषीय घाटा है वह भारत के बजट में घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी जेई सिविल और एमटीएस सीजीएल जेई सिविल कितने स्टेट में देखिए पूछा गया एसएससी के एग्जामिनेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसे पढ़ के जाइएगा। स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस राष्ट्रीय बजट से जुड़े हुए। मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ में आए होंगे। इन्हें आप फिर से गो थ्रू कर लीजिएगा और आपके इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे रहेंगे। और आगे की अपकमिंग क्लासेस के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीरियड एजुकेशन को तुरंत सब्सक्राइब कर लें।